बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मुताला पाकिस्तान में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है 1973 के आइन के अहम पहलू, यानी हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के की एस्पेक्ट्स को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि असल में ये आइन होता क्या है। तो बेसिकली आइन जो है वो कवानीन होते हैं, वो दस्तूर या वो पॉलिसी होती है जिसके तहत हम एक मुल्क को चलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पढ़ने के लिए हम पूरे साल का एक टाइम टेबल दे देते हैं, एक सिलेबस दे देते हैं कि ये सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है, ये टाइम टेबल है, इसके मुताबिक आपको चलना है, तो आप उसी को फॉलो करते हैं, टीचर्स भी उसी को फॉलो करती हैं। इसी तरह बड़े लेवल पर अगर हम देखते हैं मुल्की सतह पर, तो वो कवानीन या वो टाइम टेबल जो होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या आइन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस आइन के यानी 73 के आइन के अहम पहलू जो है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है इफ्तिताहिया, जिसे हम इंग्लिश में प्रीम्बल बोलते हैं। 1956 और 1962 यानी 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। यानी अब हमने 1956 और 1962 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को शामिल किया था बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में। तो इसी तरह 1973 का जो आइन था उसमें भी हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को इसका एक पार्ट बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारे वो चीज़ें शामिल हैं जो हमारे मज़हब, हमारी रियासत, हमारे माशरे की बेस हैं। और इसमें सबसे पहले क्या बताया गया था कि जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। यानी सबसे पहले ये बताया कि हमारे मुल्क में हाकमियत आला किसके पास होगी, तो हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ही हमें अपने मुल्क को चलाना है, इसके अलावा हम कोई अपना कानून नहीं लागू कर सकते। और अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुकद्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत के हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। और फिर वो हमारे नुमाइंदे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम इलेक्ट करके असम्बलीज में और सेनेट में भेजते हैं, वो नुमाइंदे भी जो कवानीन बनाएंगे वो सब के सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही होंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए से 1973 के आइन का इसे बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। यानी अब 1985 में एक अमेंडमेंट की गई और फिर जो हमारी करारदाद मकासद थी उसको 1973 के आइन का एक रेगुलर पार्ट बना दिया गया कि ये जो पार्ट है करारदाद मकासद का वो हमेशा हमेशा हमारे आइन में शामिल रहेगा। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो है तहरीरी आइन यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी है जो 280 दफात, 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। यानी जिस तरह हमारा 1956 और 1962 का आइन रिटन फॉर्म में था, इसी तरह 1973 का आइन भी हमारा रिटन फॉर्म में है और इसमें 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शंस और 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है वफाकी आइन यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाकी पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। यानी जैसे हमारा पहले 56 और 62 के आइन थे उनमें भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया था। इसी तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत यानी फेडरल गवर्नमेंट कहा गया। अब ये वफाकी मुमलिकत होती क्या है, तो हमें ये देख रहे हैं कि वफाक जो है वो हमारा एक पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान एक वफाक है। इसके अंडर चारों हमारे सूबे आते हैं, यानी सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा सरहद और सूबा पंजाब। फिर इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद भी वफाक के अंडर आएगा और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वो भी इसके अंडर आएंगे। इसके अलावा फाटा और पाटा के इलाके जो हैं वो भी हमारे वफाक के अंडर आएंगे। तो ऐसा मुमलिकत जिसमें एक वफाक होता है और बाकी सारे इलाके उसके अंडर आते हैं और उसके कवानीन के मुताबिक ही वो चलेंगे, उसे हम कहते हैं वफाकी मुमलिकत। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है नीम उस्तवार आइन यानी सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 का आइन नीम उस्तवार नौयत का है। इसमें
तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज होगी। यानी अब 1973 का जो आइन था वो सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी ये फ्लैक्सिबल था, लचकदार है, और इसमें हम किसी भी वक्त ज़माने के लिहाज से तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर ये काम यानी तरमीम का काम, तब्दीली का काम ना ही ज़्यादा आसान है कि आए दिन इसमें तब्दीली होती रहे, और ना ही इतना मुश्किल है कि हम ज़माने के लिहाज से इसमें कोई चेंज ना कर सकें। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार है, जो हमारी कौमी असम्बली है और सेनेट है, इनमें से 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अगर हमारे इस कानून के हक़ में जो तरमीम किया गया है या चेंज किया जा रहा है उसके हक़ में वोट करते हैं तो उस कानून को आइन का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट वोट करेंगे तो फिर ये अमेंडमेंट जो होती है वो नहीं की जाती, वो तरमीम नहीं की जाती और कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही रखा जाता है। जो इसका 5वां पॉइंट है वो देखिए, कौमी ज़ुबान, नेशनल लैंग्वेज। अब हमने देखना है कि हमारे 1973 के आइन में हम कौन सी नेशनल लैंग्वेज है। 1973 के आइन के रूप से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। अब हमने अपने पिछले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो पिछले आइन थे, उनमें देखा था कि 2 कौमी ज़ुबानें थी, एक बंगाली और एक उर्दू। लेकिन 1973 के आइन में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है। वो क्यों? क्योंकि 56 और 62 का आइन जब बना था तो उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान जहाँ के बंगाली बोली जाती थी और मगरबी पाकिस्तान जहाँ पे उर्दू बोली जाती थी। तो दोनों सूबों, और 2 ही ये सूबे थे, तो दोनों सूबों की ज़बानों को कौमी ज़बान करार दिया गया था। लेकिन 1973 से पहले 1971 में जंग हुई और उस जंग में हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और अब वो एक नए नाम बांग्लादेश के नाम से दुनिया में मौजूद है। लिहाजा अब हमारे पास सिर्फ मगरबी पाकिस्तान यानी एक ही हिस्सा रह गया और वहाँ पे बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू है। इसलिए अब 1973 के आइन में सिर्फ और सिर्फ उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के इंतजाम किए गए। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़बान बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। यानी ये कहा गया कि दफ्तरों का सारा काम उर्दू में होगा और कुछ अरसा हमें लगेगा कि उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, मगर आज तक ऐसा काम हुआ नहीं। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट है हमारा इस्लामी आइन, यानी हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें तमाम हमारे जो इस्लामी बेसिक है वो चीज़ शामिल है। पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। यानी हमारी जो मुमलिकत है पाकिस्तान, इसका जो सरकारी मज़हब है उसको इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी जो भी सरबराह होगा मुल्क का, चाहे वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी गैर मुस्लिम हमारा इन 2 ओहदों पर फाइज नहीं हो सकता। फिर हम देखें, पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यानी वैसे तो हम अपने मुल्क का नाम पाकिस्तान बनाते हैं, मगर आइन के रूप से हम इसका पूरा नाम जो है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना है। सूद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। यानी इसमें इस्लामी इक़दार भी शामिल की गई कि मुल्क में ज़कात का निज़ाम, औक़ाफ़ का निज़ाम राइज होगा। इसके साथ साथ सूद को ख़त्म किया जाएगा और मुसलमानों को, शहरियों को इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए यानी एनकरेज किया जाएगा कि तमाम शहरी जो हैं पाकिस्तान में रहने वाले वो इस्लामी इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा है आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ्राहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। यानी अब 1973 के आइन में ये लिखा गया कि अदलिया मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया से अलग हो गई। इंतज़ामिया कौन होती है? जो हुकूमत होती है। यानी हुकूमत जो भी होगी, गवर्नमेंट जो भी होगी, वो अदलिया के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। अदलिया अपने जो झगड़े हैं या जो भी फसाद हैं या जो भी मुकदमात हैं, उनका फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हुक्मरानों के मुताबिक नहीं करेंगे। और जजों की
जो तनख्वाह थी, जो मुआवजा था, वो बहुत ज़्यादा रखा गया ताकि वो रिश्वत ना लें। इसके अलावा उन्हें मुलाजमत के दौरान बहुत सारी सहूलियात जो थी वो दी गई ताकि कोई भी जज किसी से रिश्वत लेकर कोई गलत फैसला जो है वो ना कर सके। इसके बाद 8वां पॉइंट हम देखते हैं तो वो है पार्लिमानी आइन यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो आइन है ये पार्लिमानी आइन भी कहलाता है। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। अब हम देखते हैं कि 1973 का जो हमारा आइन है, 1973 का आइन, ये हमारा पार्लिमानी आइन कहलाता है। और इसमें जो कौमी असम्बली होती है, नेशनल असम्बली होती है, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते हैं, इसकी जो मुद्दत है, मियाद है, वो 5 साल है। 5 साल से पहले इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई हुकूमत बदल जाए या कुछ भी एमरजेंसी लग जाए तो फिर ये असम्बली ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह जो होगा वो सदर होगा और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होगा, यानी अवाम जिसे इलेक्ट करेंगी उसका नाम वज़ीर आज़म होगा, उसके ओहदे का नाम वज़ीर आज़म होगा। और फिर कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क के सरबराह का जो इंतखाब करेंगी उसे सदर कहा जाता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, यानी अवाम किसको मुंतखब करती हैं? वज़ीर आज़म को और वज़रा को। अब सदर को कौन मुंतखब करेगा कि कौमी असम्बली में हमने जो अपने नुमाइंदे भेजे हैं और सेनेट के जो नुमाइंदे हैं वो फिर 4 सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। अब हम वोट देते हैं अपने वज़रा को, जिसको जो नुमाइंदा पसंद होता है वो उसको वोट देता है, वो इलेक्ट होकर कामयाब होकर कौमी असम्बली में चले जाते हैं। अब कौमी असम्बली में दोबारा से हमारे नुमाइंदों के ज़रिए वोटिंग होती है, फिर जिस के हक़ में ज़्यादा वोट चले जाते हैं उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। हमारा 9वां जो पॉइंट है वो है आइन की बालादस्ती यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। यानी अब हमने आइन को हर चीज़ पर उसकी सबकत रखी है, क्योंकि पहला हमारा 56 का हम आइन देखते हैं तो 2 साल 7 महीने के बाद उसे तोड़ दिया गया। फिर 62 का आइन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और फिर 73 का आइन जो है वो बना। अब आइन बनाने में बहुत टाइम, बहुत रकम जो है वो स्पेंड होती है, बहुत ज़्यादा वक्त खर्च होता है। तो लिहाजा अब 1973 के आइन में ये लिख दिया गया कि अब अगर कोई शख्स आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो जिस तरह गद्दार की सज़ा है इसी तरह उस शख्स पर संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम का मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी। यही वजह है कि 73 का आइन अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। हाँ, वक्त के मुताबिक इसमें तरमीम या इसमें चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। 10वां पॉइंट जो हमारा है वो है आइनी इदारे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए हैं, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मोहतसिब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़े मनसबी सरअंजाम देने के लिए कोशा रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। अब हम देखते हैं कि 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत को चलाने के लिए मरकज़ ने भी बहुत सारे इदारे बनाए और इसी तरह सूबों ने भी बहुत सारे इदारे बनाए ताकि वो मुल्क के फ़ायदे के लिए काम कर सके। अब ये जो इदारे बनाए उन्होंने कौन से बनाए? काउंसिल फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये सब इदारे बनाए गए ताकि मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नंबर 11 पे हम देखते हैं 2 ऐवानी मुकर्रना यानी बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम देखते हैं कि हमारा 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। ऐवान बाला
सेनेट और ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। यानी अब हमारा जो ऐवान बाला है उसका नाम सेनेट है और ऐवान ज़ेरी का नाम कौमी असम्बली है। इन दोनों को मिलाकर जो ऐवान बनता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। इस तरह हम ये कहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, नंबर 1 सेनेट और नंबर 2 कौमी असम्बली। कौमी असम्बली में वो नुमाइंदे शामिल होते हैं जिन्हें अवाम इलेक्ट करती है, वोट देती है और फिर कौमी असम्बली में कामयाब करके भेजती है। सेनेट में वो नुमाइंदे शामिल होते हैं जो सदर या वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है, यानी अब सेनेट में जो नुमाइंदे शामिल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। कौमी असम्बली की हमने मियाद पढ़ी थी कि वो 5 साल है, जबकि सेनेट की जो मुद्दत है, जो मियाद है, वो 6 साल है। अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली में 342 अरकान हैं। पार्लियामेंट यानी मजलिस शुरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। यानी अगर हम देखें तो हमारे जो ऐवान हैं उसमें सेनेट में 104 मेंबर शामिल हैं, जबकि नेशनल असम्बली में 342 हैं। इस तरह अगर हम टोटल करते हैं तो ये 446 अरकान शामिल हैं। आखिरी जो हमारा बुक के मुताबिक पॉइंट है, वैसे तो हमारा जो आइन है वो बहुत बड़ा है और लेकिन बुक के मुताबिक हमारा आखिरी जो पॉइंट आ रहा है वो है बुनियादी हकूक़ यानी फंडामेंटल राइट्स। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं है। यानी अब आइन ने तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ दे रखे हैं, यानी कि उनकी खुराक, उनकी रिहाइश, उनकी सेहत, उनकी तालीम, ये बुनियादी हकूक़ हैं। और इसके अलावा वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, चाहे वो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम। मुस्लिम अपने मज़हब के मुताबिक और गैर मुस्लिम अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और ये उनका बुनियादी हक़ है। इस तरह आइन ने तमाम शहरियों को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बुनियादी हकूक़ दे रखे हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाने की किसी को भी इजाज़त नहीं देगी। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब बच्चों, आपने देखा है कि हमारा जो 1973 का आइन है उसके अहम पहलू क्या क्या हैं। आपने ये सब बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपको और यही लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जो आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है। आपने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो लिखना है, चाहे आप बुक से लिख लीजिए या आप नोट्स में से लिख लीजिए, इट्स अप टू यू।